हेलो बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में बात करेंगे कि वेरिएबल फोर्स से हम कैसे वर्क को निकालते हैं। और मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट्स को इसको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसको समझने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि कभी कभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो विजुअल पिक्चर से या ग्राफ से ज़्यादा अच्छी तरह से निकाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये एक नंबर्स जोड़ने के लिए दूँ, फॉर एग्जांपल 1 + हाफ + 1/4, हर नंबर पिछले नंबर का हाफ है, 1/8 + सो ऑन इन्फिनिटी तक, और मैं पूछूं आपका इसका सम क्या है, तो आप मैथमेटिकली फार्मूले से निकालना तो ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसी को मैं विजुअली रिप्रेजेंट करूं तो देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ 1, दैट मीन्स मान लिए कोई एक 1 यूनिट चीज़ है, मान लिए कि 1 मीटर स्क्वायर एक एरिया है। ओके, दिस इज़ 1, और ये कहता है इसके अंदर मेरे को हाफ जोड़ना है। दैट मीन्स आई विल ऐड हाफ इन दिस। सो लेट अस से आई ऐड हाफ इन दिस, आई ऐड हाफ इन दिस, सो दिस इज़ माई हाफ। फिर ये कहता है इसके अंदर 1/4 यानी इसका हाफ इसमें ऐड करना है। सो ये इसका हाफ है, दैट मीन्स मैंने ये इसमें ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 1/4। ओके, फिर कहता है इसका आधा इसमें और ऐड करना है, दैट मीन्स 1/4 का हाफ, दैट मीन्स आई विल ऐड, दिस इज 1/8, दिस इज 1/8, दिस इज 1/8। और लाइकवाइज फिर क्या कहता है कि फिर इसका आधा मेरे को इसमें ऐड करना है। सो दिस इज इसका हाफ, ये इसका हाफ हो गया, ये 1/16 हो गया, और 1/16 का हाफ मुझे इसमें ऐड करना है। ओके, और फिर उसका हाफ मुझे इसमें ऐड करना है, और फिर उसका हाफ मुझे इसमें ऐड करना है, और फिर इसका हाफ मुझे इसमें ऐड करना है। सो आप देखेंगे कि दिस एरिया इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। ओके, तो इसका मतलब ये 1 था और ये 1 था। तो ग्राफिकली और विजुअली मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका सम विल बी इक्वल टू अ फाइनाइट फिगर 2। ओके, सो अगर अब आपने क्या देखा कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं इसको ग्राफ से या विजुअली प्रैक्टिस से करूँ तो। सो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसान होगा आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझने में। नाउ अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं। नाउ फोर्स वेरिएबल का मतलब क्या है कि दैट मीन्स इट कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड, or it can change in direction, or it can change in both. So that is called a variable force. इसका मतलब क्या हो गया कि आपका force will be can be a function of position, it can be a function of x, it can be a function of y, or it can be a function of z. तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको वेरिएबल फोर्स दे रखा है तो आपका वो जो ये फॉर्मूला है वर्क डन बाय एफ ऑफ एफ आर, मतलब वेरिएबल फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू, जो हमने पढ़ा था, विल नॉट बी इक्वल टू एफ आर डॉट डेल आर, और इट विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टू। क्योंकि अक्सर कई दफ़े स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं कि ये हमने डिराइव किया था फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, जबकि अब हम बात कर रहे हैं फॉर ए वेरिएबल फोर्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि दीज आर नॉट वैलिड, जो हमने डिराइव किया था कांस्टेंट फोर्स के लिए, इसके लिए। ओके, नाउ सेकंड चीज़, अगर मुझे वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल देखना तो कौन सा एग्जांपल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जैसे मोशन ऑफ रॉकेट। मोशन ऑफ रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट जब वो अर्थ पे है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी द मैक्सिमम, और जैसे जैसे ऊपर जाता है डिस्टेंस चेंज होता जाता है, तो क्या होता है, एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा एफ जी विल रिड्यूस। ओके, सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन r², इट विल रिड्यूस मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन ऑल्सो विल चेंज। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर स्प्रिंग है विच इज अटैच्ड टू ए मास, दैट मीन्स मास स्प्रिंग, आप जानते हैं मास स्प्रिंग में देयर इज ए रिस्टोरिंग फोर्स।
और वो प्रोपोर्शनेट होता है डिस्टेंस के। ये हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी स्प्रिंग के बारे में सेपरेटली, बट इतना समझ लीजिए आप वो फोर्स भी वेरिएबल है, इट वेरीज विद द डिस्टेंस। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल फोर्स। दैट मीन्स जो भी आप देखेंगे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ में वेरी होता है, दैट इज अ वेरिएबल फोर्स। नाउ अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जैसे मान लीजिए मुझे ये एक पाथ है A to B, इनिशियल पोजीशन R1 R2, और मुझे इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क किया है वो निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको, आपको पता है कि जैसे हमने डिराइव किया था कि अगर कोई मास है और अगर वो R डिस्प्लेसमेंट होता है और उसके ऊपर फोर्स F है, और मान लीजिए अगर फोर्स इंक्लाइंड है, F इंक्लाइंड है और ये एंगल थीटा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, कांस्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू F cos थीटा इनटू द डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस मैं R ले रहा हूँ, तो ये देखिए F cos थीटा एक ही टर्म है, दैट मीन्स इट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मेरे को इसमें पाथ फ्रॉम A टू B सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल फोर्स अगर वर्क निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस पाथ को छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करूँगा सच दैट इस पाथ में फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज मोर और लेस अ कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर ये फोर्स F1 इधर एक्ट कर रहा है एट एंगल थीटा 1 और ये फोर्स F2 इधर एक्ट कर रहा है फॉर एंगल विथ एंगल थीटा 2, तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज द, मान लीजिए डेल R1, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल R2। तो ये मैंने इतना छोटा डेल R1 लिया है कि करीब करीब फोर्स इसके ऊपर इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है। सो अगर ये कांस्टेंट है तो इस ड्यूरेशन में वर्क डन बाय दिस फोर्स एज पर माय दिस फॉर्मूला विल बी, अगर मैं यहाँ लिखूँ, जैसे ये लिखूँ मैं, डेल W1 विल बी इक्वल टू F1, क्योंकि वेरिएबल है, F1 डेल R1, ओके, एंड cos थीटा 1, ओके। दिस इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स F1 ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ओके। इसी तरह से मैं अगर सेकेंड इंटरवल में देखूं, वर्क डन ड्यूरिंग द सेकेंड इंटरवल विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos of angle between the two. Likewise, I can write for the third interval also. This will be F3 del R3 cos theta 3 and so on. Okay. And let us say मैंने n interval लिए हैं, तो last interval क्या होगा, del Wn will be equal to Fn del Rn cos theta n. Okay, this is not the general term, this is the last term जो मैंने number of interval जो select किया, और मुझे इसके बीच में there could be थाउजेंड ऑफ इंटरवल मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो बजाय वो लिखने के अगर मैं एक जनरल टर्म लिखूँ यहाँ पे, तो वो क्या होगी, डेल WI विल बी इक्वल टू से फोर्स इन द ith इंटरवल एंड RI cos थीटा I। तो ये मेरी होगी जनरल टर्म, ओके, दिस इज जनरल टर्म एंड दिस इज माय nth टर्म, this is my nth term, okay। so this is how I can write now। अब जब क्योंकि मैंने सारे इंटरवल के बीच में फोर्स निकाल लिया है, तो अगर मुझे वर्क टोटल निकालना है तो क्या होगा, W total will be equal to summation of all these forces, all these works, so that means it will be equal to W1 plus W2 plus this, that means I can write like this, it will be F1 del R1 cos theta 1 plus F2 del R2 cos theta 2 and so on, and general term which is equal to plus Fi del Ri cos theta I plus
the last term which is Fn del Rn and cos theta n. Okay, so these are the total work done by all the forces during this interval. Now अब मैं जैसे मान लीजिए ये मैंने जनरल टर्म लिखी, तो मैं इसमें इतनी अगर 1000 इंटरवल किए तो 1000 टर्म्स तो नहीं लिख सकता. सो आई यूज़ द मैथमेटिकल फार्मूला. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि वर्क डन, वर्क टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ दिस टर्म एफ आई del Ri cos theta I, where I is from 1 to n. Okay, so I can write like this. इसको अगर मैं रीड करूँ तो कैसे है, when I is equal to 1, so it is f1 r1 cos theta 1. Okay, summation plus I is equal to 2 and so on. So this is मैंने concise form में इसको लिख दिया, the work done total by this variable force. अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो देखिए ये कैसा आएगा. दैट मीन्स ग्राफिकली इफ आई रिप्रेजेंट, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. मान लिया मैंने फोर्स को क्या एफ कॉस थीटा लिया, तो अगर मैं इधर लिखूं कि एफ कॉस थीटा, दिस साइड इज माय एफ कॉस थीटा, सो दिस साइड इज एफ कॉस थीटा एंड दिस साइड इज माय डिस्प्लेसमेंट. मैंने पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिया तो पोजीशन आर. ओके, सो if I present these all forces W1, that means this is the force, suppose these are the thing, okay, so that means this is what, this is your del R1, this interval is del R2, this is del R3 एंड सो ऑन. और मान लीजिए ये मेरा एक जनरल इंटरवल है, दिस इज योर डेल आर आई. ओके, नाउ आप देखेंगे कि दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस rectangle will give me the area, so it is the work done in this which is equal to f1 del r1 cos theta 1. okay, this will be f2 del r2 cos theta 2, और ये आपका जनरल टर्म्स fi del ri cos theta I, so on. so अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो इट विल गिव मी द टोटल वर्क डन. लेकिन आप कहेंगे सर इसमें तो देर आर जम्प्स आर देयर, सो देर आर टू प्रॉब्लम्स. वन, तो इस इंटरवल में मान लीजिए ये इंटरवल, ये फोर्स ड्यूरिंग दैट डेल R1 है और ये फोर्स ड्यूरिंग डेल R2 है. ओके, तो देखिए सर ये जो फोर्स है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 न्यूटन थी और आप 2 न्यूटन आए हैं, तो आप 3 से 2 डायरेक्टली कैसे आ गए? बीच के अंदर 2.9 2.8 वो उसका क्या हुआ? ओके, सो वो आपने इसमें मिसिंग है. नंबर 2, आपने कहा कि करीब ये जो है ड्यूरिंग दिस इंटरवल फोर्स इज फिक्स, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फिक्स, सो इट इज़ नॉट गिविंग मी द मोर एक्यूरेट वर्क डन. यू आर राइट. तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने इसको हाफ कर दिया इंटरवल को, जो मैंने अभी यहाँ इमेजिन किया था, लेट अस से इफ आई मेक इट हाफ. आप कहेंगे सर फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लिया उसको 3 न्यूटन को 1.5 न्यूटन कर दिया, 1.5 से आप 1 न्यूटन पे आ गए, तो उसके बीच के इंटरवल फिर भी स्टिल देयर आर सम इंटरवल आर देयर 1.4. आप 2 मीटर से 3 मीटर जा रहे हैं तो आप एकदम जंप तो नहीं कर सकते. हर कदम पे आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 2.1 कर रहे हैं, 2.2 कर रहे हैं. सो दिस जंप शुड नॉट बी देयर. सो क्या ऑप्शन है मेरे पास में? तो फिर मैं इसके इनफाइनाइट अगर मैं डेल आर को छोटा कर दूं इतना कि विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट जीरो बट क्लोज टू जीरो, एंड इनफाइनाइट इंटरवल कर दूं मैं ए टू बी के बीच में, तब क्या होगा? तब इट विल सेटिस्फाई यू. तो दैट मीन्स अगर मैं इस सम को एक कंडीशन के साथ लिखूँ, कंडीशन क्या है कि दिस विल बी इक्वल टू, लेट अस से आई पुट इट, कंडीशन क्या है, लिमिट
limit where limit del r tends to 0, okay, and this is summation of f I del r1 del ri cos theta I, where this is this summation, okay, that I is equal to or r is equal to 1 to n. Now अगर मैं मान लिए ये समेशन करता हूँ इसमें where the interval is almost 0, that means infinite interval, okay. So now student पूछते हैं सर इन्फाइनाइट इंटरवल तो हम अक्सर कर नहीं सकते, सो क्या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा ये? और टीचर क्या कहते हैं कि सर ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ओके, सो आप इमेजिन कर लीजिए, बट इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली बिकॉज इट गिव्स मी ए रियल इन्फॉर्मेशन. जैसा कि आपने मुझे स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि वो अगर मैं उसको ग्राफ से विजुलाइज करता तो क्या उसको मुझे एक फाइनाइट इन्फॉर्मेशन दे दी. इसी तरह से अगर मैं इसके इनफाइनाइट अगर इंटरवल करूँगा तो आप देखेंगे कि उस केस में ये अगर एफ कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा है और ये आर है, तो ये ग्राफ जो है वो इट विल टेक अ सम शेप समथिंग लाइक दिस. इट विल टेक सम शेप लाइक दिस, ओके. इट विल टेक सम फाइनाइट कर्व जो इस तरह से आ गया, और एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो एरिया है विल बी द मोस्ट एक्यूरेट वर्क डन बाय दिस वेरिंग फोर्स हियर. तो इसको अब मेरे को पता है, अगर मेरे को अगर ये कर्व स्मूथ कर्व यानी ये फंक्शन मिल जाती है तो आई नो मैथमेटिकली कि इस फंक्शन को मैं कैसे निकालता हूँ. मैं एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेट करता हूँ तो निकाल सकता हूँ. दैट मीन्स इसी टर्म को मैं दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इंटीग्रेशन वेयर इंटीग्रेशन ऑफ द टर्म एफ आर डी आर f r dr, r varies from, say, whatever is the limit you can put 1 to n, okay. It is a definite integral of the this curve, okay. So it has given me a meaningful information by taking this limit to the when delta r varies from infinity, okay. So this is the basic concept. तो आपके पास में अब क्या आ गए? दो तरीके आ गए आपको वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालने का. अगर आपको ग्राफ दिया है तब तो आप क्या करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स. और अगर आपको कोई फंक्शन दे रखी है, चाहे वो एफ आर हो, चाहे एफ एक्स हो, या एफ वाई हो, एफ जेड हो, तो उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करिए डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट जो आपको दे रखी है कि फ्रॉम ए टू बी और r1 टू r2, सो दैट विल गिव यू द टोटल वर्क डन, ओके. सो इसी कंसेप्ट के साथ में अगर मैं मान लिए, अगर मैं इसको क्लियर करने के लिए अगर एक आपको जैसे न्यूमेरिकल लूँ, मान लीजिए आपको ये दिया है कि देयर इज ए फोर्स एफ एक्स इज देयर, और वो है से 10x माइनस 20 न्यूटन फोर्स है, ओके. और वो ये कहता है कि इट इज़ ऑन अ पार्टिकल, इट मूव्स फ्रॉम से पोजिशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3, ओके, x इज इक्वल टू 3. सो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इसको प्लॉट करो और ये वर्क निकालो कितना आएगा. सो अगर इसको मुझे प्लॉट करना है तो क्या होगा? दैट मीन्स आई टेक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और लेट अस से दिस इज 10 न्यूटन, 20 न्यूटन minus 10, this is 10, this is 20. तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो कितना हो गया? ये 20 न्यूटन. दैट मीन्स एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया, और y 0 दैट मीन्स एफ एक्स 0 के लिए दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, तो आपको ये दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर x. तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया. सो दैट मीन्स आप अगर ये ग्राफ, ये लाइन ड्रॉ कर लें, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, तो आपको ये एक पॉइंट ये मिल जाएगा,
मान लीजिए 3 है, सो इसका हो गया आपका 3 and 10। ओके, सो अब आप इजीली वर्क डन निकाल सकते हैं, ये एरिया प्लस ये एरिया। तो अगर मैं इस एरिया का वर्क निकालना चाहता हूँ तो वर्क टोटल विल बी इक्वल टू द इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 1/2 बेस, दैट मीन्स बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हो गया, 1/2 बेस कितना हो गया इसका 2 इंटू हाइट, दैट इज -20। वर्क कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, वर्क में इट इज नॉट ए डायरेक्शन नहीं है, इट इज नॉट राइट और लेफ्ट, it is the increase or decrease. So minus sign के that means there is a decrease, that means energy is taken from the system, so it is a minus. So plus, और इसका एरिया हो जाएगा, इसका हो जाएगा अगेन 1/2 बेस इज 1 इंटू हाइट से मान लीजिए 10। सो यू सॉल्व इट एंड यू गेट द टोटल वर्क सो मच ऑफ जूल। ओके, और मान लीजिए आपको दिए दूसरा फॉर्म में, मान लीजिए आपको दिया कि फोर्स इज अ गिवन बाय इक्वेशन लेट अस से 3x² minus 2x। ओके, और फाइंड आउट द वर्क डन when the particle is moved from let us say x is equal to 1 to x is equal to 3। ओके, तो आप क्या करेंगे, वर्क टोटल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स 3x² minus 2x dx, where x varies from 1 to 3। okay, so that means 3x² that is 3 or into x cube by 3 minus 2x² by 2। ओके, और ये लिमिट हो जाएगी इसकी 3 to 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू गेट द आंसर सो मच ऑफ जूल। सो ये आपके पास में दो मेथड हो गए। अगर आपको फोर्स वेरिएबल हो तो कैसे इसको वर्क निकालना। ओके, सो आई होप नाउ आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि हम क्यों इंटीग्रेशन करते हैं या क्यों इसका एरिया अंडर द कर्व लेते हैं टू फाइंड आउट द वर्क ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स। सो आई क्लोज इट टुडे हियर ओनली, और हम अब आगे लेंगे जैसे मान लिए स्प्रिंग के ऊपर हमें निकालना है व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, और हमें आगे देखना है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर वन बाय वन ऑल दिस आइटम। सो आई क्लोज हियर, और मेरे नॉर्मल टू एडवाइस कि आपने जो कुछ भी आज नई चीज़ सीखी है उसको नोट डाउन करिए and subscribe my channel so that you get a timely information about my next class. Thank you.